हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। इसी उद्देश्य के साथ आइए, आज आपका संस्कृत हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं डीलाल, लेक्चरर, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उत्तर प्रदेश से। आज आपको कक्षा 12 हिंदी का खंड का काव्य भाग पाठ 7 नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति, ये 3 कविताएं या काव्य कविवर सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा विरचित है। और इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि नौका विहार में सुमित्रानंदन पंत जी ने बहुत ही मनोरम मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है और बहुत ही आनंददायक है। किस प्रकार से जीवन मरण को उन्होंने सिद्ध कर दिया, कैसे नदी के 2 किनारे हैं और जैसे जैसे नदी के किनारे सुमित्रानंदन पंत जी की नौका विहार के समय घाट के पास आ रहे थे, वैसे वैसे उनमें एक विशेष उत्साह और उल्लास हो रहा था। तो आज अब आप देखेंगे कि अगले इसी वीडियो में कि हम परिवर्तन क्या है और परिवर्तन का स्वरूप कैसा है। ये सुमित्रानंदन पंत जी ने परिवर्तन को किस प्रकार से काव्य रूप में प्रणीत करके और उससे क्या सीखने के लिए कैसे आपके सामने प्रदर्शित किया है, इसका बहुत ही मनोहर मार्मिक चित्रण प्रस्तुतिकरण है। और आइए आज सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा विरचित परिवर्तन के बारे में हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। और आप देखेंगे ये परीक्षा में निश्चय ही पूछा जाता है और ये आपकी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। काफी सुंदर तो अधिकांशतः हर परीक्षा में पूछा जाता है कि रहस्य कौन सा है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, भाषा कौन सी है, शैली कौन सी है, इसका विशेष रूप से अध्ययन आपको यहाँ पर करने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं, हमारे साथ जुड़िए। और ये आपको इस सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा विरचित इसमें जो नौका विहार, परिवर्तन और बापू, इनमें जो 3 काव्य हैं, इनमें कुल 8 वीडियोस बनाए गए हैं और 8 भागों में विभक्त करके आपको हम इसको इस पर अध्ययन करेंगे। तो आज आपका चौथा भाग है और इस चौथे भाग में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये परिवर्तन क्या है, इस पर पहले संक्षेप में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सुनिएगा। परिवर्तन, पंत जी ने अपनी परिवर्तन जो शीर्षक रचना में जीवन की अस्थिरता के प्रति अपनी सहानुभूति को वाणी दी है। छायावादी कवि के रूप में ये प्रारंभ में अतीत को भावना और कल्पना से उसको सजाया है, बड़े ही मनोरम रूप में प्रस्तुत करते हुए देखते हैं। उसके बाद कवि की दृष्टि आज के जीवन की विपन्नता, दीनता, दरिद्रता, 3 चीजें देखिए, विपन्नता, दीनता और दरिद्रता की ओर गई है। अतीत और वर्तमान में जो ये वैषम्य दृष्टिगत होता है, जो दिखलाई पड़ता है, उसी काल के प्रवाह में परिवर्तन के क्रम से घटित होते हुए दिखा करके इन्होंने परिवर्तनशीलता के प्रति अपने भावोद्गार प्रकट किए हैं। वस्तुतः ये यह कहना चाहते हैं कि इस जगत में सब कुछ नाशवान है, मिथ्या है और क्षणभंगुर है और सब कुछ निरंतर बदलता रहता है। तो उस बदलते हुए क्रम में आप देखेंगे कि कैसे भयानक रस का रसास्वादन यहाँ पर है, इसका आनंद लीजिएगा। तो आइए, आप ये परिवर्तन का पहला काव्य भाग है और इसको आप अध्ययन करेंगे। पहले देखिएगा, इसको आप हमारे साथ बोलेंगे सभी बच्चे मन से, और पूरी वीडियो को देखिए। इसके पहले भी जितनी वीडियो जाती हैं आप लोग देखते नहीं है, मन लगा करके देखिए। और जो उसकी कमियां हैं, कहीं आपको कमेंट करना है तो कमेंट्स बॉक्स में जा करके ज़रूर आप कमेंट करिएगा और उसका हम निराकरण भी करेंगे। इसलिए पूरी वीडियो देखिए और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस आइए, कहाँ आज वो पूर्ण पुरातन, वह स्वर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, चुंबित ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का,
वो यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, शरण भृंगों के गंध विहार। देखिए, इस जो काव्य है, काव्य को पहले मन लगा करके पढ़िए, उसके बाद आइए अब इसका संदर्भ जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश प्रकृति के सुकुमार कवि कहे गए हैं। प्रस्तुत पद्यांश प्रकृति के सुकुमार कवि पंडित सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा विरचित कविता संग्रह पल्लव, क्या नाम दिया गया, पल्लव, इनकी रचना है। और पल्लव से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित परिवर्तन नामक कविता से अवतरित है या उद्धृत है या लिया गया है। ये इसका संदर्भ रहा। अब इसका आप प्रसंग बताएंगे, तो प्रसंग बनाने के लिए आप क्या बताएंगे? प्रसंग, इन पंक्तियों में कवि ने देश के वैभव और समृद्धि, देश के वैभव और समृद्धि का वर्णन करते हुए और उससे प्राचीन युग का स्मरण और वर्णन किया है। परिवर्तन की निरंतर गतिशीलता की ओर संकेत करते हुए, परिवर्तन की निरंतर गतिशीलता जो चलती रहती है, परिवर्तन निरंतर होता रहता है, उस क्रम को अनुसार कवि ने बताया है कि समय के अनुसार देश के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति और परिवर्तन होता रहता है और उसे इस प्रकार से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। व्याख्या, कहाँ आज वो पूर्ण पुरातन, समझिएगा, कहाँ आज वो पूर्ण पुरातन, अर्थात पहले जैसी जो समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण हमारा वो प्राचीन युग, हमारे इतिहास का स्वर्ण काल था, हमारे इतिहास का वो स्वर्ण काल था, आज कहाँ है? और पता नहीं वो स्वर्ण काल कहाँ विलीन हो गया। उस समय चारों ओर, उसमें कैसा था, चारों ओर दिशाओं में ऐश्वर्य और समृद्धियां थी, व्याप्त थीं, चारों ओर ज्ञान का आलोक छाया रहता था तथा भारत का मस्तिष्क ज्ञान की ज्योति से जगमगाता रहता था। भारत का जो मस्तक है वो ज्योति से, ज्ञान के प्रकाश से जगमगाता रहता था और चारों ओर लहलहाती खेती और हरियाली के रूप, चारों ओर राशि राशि विकसित वसुधा का, अर्थात चारों ओर इस पृथ्वी पर वसुधा का एक एक कण विस्तृत अर्थात हरियाली से परिपूर्ण था, मानो धरती का यौवन विकसित होता रहता था। यौवन विस्तार अर्थात युवावस्था जैसे होती है, युवावस्था में हंसते मुस्कुराते चेहरे कितनी खूबसूरत होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी भी आज देखिएगा आपकी युवावस्था है और युवावस्था में हर चेहरे कितने सुंदर सुंदर खिले खिले से आप प्रतीत हो रहे हैं। स्वर्ग की सुषमा अर्थात उस युग की सुषमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि स्वर्ग की सुषमा जब साभार अर्थात उस समय को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो स्वर्ग की सुंदरता ही पृथ्वी पर आभार स्वीकार कर प्रेम की क्रीड़ा करने के लिए धरती पर उतर आई हो। कहाँ पर आई हो? धरती पर निवास करने के लिए, अभिसार अर्थात निवास करने के लिए, अर्थात आभार व्यक्त करने के लिए पृथ्वी पर उतर आई हो। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार अर्थात ये धरती पर चारों ओर स्वर्ग का सौंदर्य है। किसका? स्वर्ग का सौंदर्य, वैभव और आनंद छाया हुआ है। ये आपने इस संपूर्ण काव्य का, आपने इस कविता पद्यांश का आपने इसकी व्याख्या सुनी है। और अब आइए इसके हम काव्य सौंदर्य बताएंगे। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये आप देखिए भाव पक्ष और कला पक्ष दो होते हैं। तो भाव पक्ष में आप जानेंगे कि भाव पक्ष में किस तरह से प्राचीन और नवीन, प्राचीन और
वर्तमान का इन्होंने प्राचीन की जो समृद्धशाली वैभवशाली जो स्थिति थी उसका रहन सहन खान पान और वेशभूषा का और प्राकृतिक सुषमा का दर्शन करने के पश्चात ही आज उसका मूल्यांकन एक तरीके से दोनों में ये बताया गया है कि कितना वो समृद्धशाली था और आज कैसा समृद्धशाली है। भाषा इसकी देखिएगा, भाषा संस्कृत ने स्थली बोली है, अलंकार इसमें रूपक अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। रस इसमें भयानक है, रस कौन सा है इसमें? भयानक रस है। और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। गुण काव्य की गुण इसमें ओज गुण है और छंद इसमें स्वच्छंद छंद है। ये आपने काव्य सुंदर जाना है। और इसी के साथ ही अब हम आगे चलते हैं। ये अगला देखिएगा, ये गूंज उठे थे बारंबार, क्या उठे थे? गूंज उठे थे बारंबार सृष्टि के प्रथम उद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, आए विश्व का स्वर्ण का स्वप्न, अरे विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वो सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूप्रात, अपरिचित जरा मरण भूप्रात। तो प्यारे बच्चों, इस काव्य का पढ़ने के पश्चात अब इसका संदर्भ बताएंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के परिवर्तन नामक कविता से अवतरित है या लिया गया है। इसके रचयिता पंडित या कविवर पंडित सुमित्रानंदन पंत जी हैं, या प्रकृति के सुंदर चितेरे कविवर सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रसंग, ये प्राचीन स्थिति कैसी थी और कैसे उसमें संपन्नता और कितना सुंदर दृश्य था, आज कैसा है, इसका तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर किया गया है। और इसको प्रकट करते हुए सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि गूंज उठते थे बारंबार। पहले कैसा था कि जब पृथ्वी हमारी हरी भरी थी और फूलों से सजी धजी होती थी, और आज का ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, इस पर दर्शन करते हुए सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हाँ, गूंज उठते थे बारंबार ये सृष्टि के प्रथम उद्गार। जिस समय सृष्टि हमारी अर्थात निरंतर खिलते रहने वाली अनेक प्रकार के फूलों से या अनेक प्रकार के पुष्प से ये धरती का श्रृंगार करते रहते थे, जिनकी गंध से सुनहले भंवरे उन पर मंडराते रहते थे और गुनगुनाते रहते थे। सृष्टि के प्रथम उद्गार अर्थात भंवरों की गुंजन से ऐसा प्रतीत होता था मानो सृष्टि अपने हृदय के प्रथम उद्गारों को अर्थात उनके हृदय के भावों को व्यक्त कर रही है। और उस समय रिद्धियां श्रद्धियां ये नग्न सुंदरता थी सुकुमार, अर्थात जिस समय आपका बचपना था उस समय आप कपड़े नहीं पहनते थे। कैसे अपना बचपना याद करिएगा, कैसे छोटा सा बच्चे छोटे छोटे थे और कैसे आप रहते थे और फिर भी इतनी सुंदर लगते थे। आज भी आप देखिएगा छोटे छोटे बच्चों को आप गोद में उठा लेते हैं और ये नहीं देखते कि वो कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, नग्न हैं या तन ढके हुए हैं, फिर भी एक अनुपम सौंदर्य सुकुमारता थी और उस सुकुमार सौंदर्य को छिपाने की कोई भावना भी नहीं थी। चारों ओर वैभव अपार था, अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न निखिल रिद्धि और सिद्धि अपार। उसमें चारों ओर संपन्नता थी, वैभव था, समृद्धि छाई हुई थी और वो ऐसा वो युग विश्व का स्वर्णिम अवसर था, अर्थात स्वर्ण काल के समान, स्वर्णिम स्वप्न के समान था प्रतीत होता है। और उसी प्रकार वो प्राचीन युग भी आज इन्हीं समस्त गुणों और विशेषताओं से परिपूर्ण था। अर्थात ये वेद विख्यात दिखेगा, कहाँ वो सत्य वेद, उसमें कहाँ वो सत्य था, लोग सत्य बोलते थे और सत्य के प्रति लोग लालायित थे, सत्य की खोज में निरंतर लगे रहते थे। वेद विख्यात अर्थात कैसे वेद माने ज्ञान, वेद धातु से उत्पत्ति, वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है और ज्ञान
बिखरता था, ज्ञान की लोग व्याख्या करते थे, अर्थात ज्ञान से परिपूर्ण थे। दुरित दुख दैन्य ना थे जब ज्ञात, उसमें अर्थात उस प्राचीन युग में कोई भी गरीब नहीं था, कोई दुखी नहीं था और कोई भी दीनता नहीं थी उसके अंदर। सभी को इस बात का ज्ञात ही नहीं था कि ये क्या होते हैं। जब कभी उस स्वर्ण युग को याद करते हैं तो पूछता है कि आज जीवन का वो सत्य, जीवन को सहजता के साथ स्वीकार करने का उपदेश देने वाले वे विश्वविख्यात वेद कहाँ लुप्त हो गए, अर्थात वे वेद कहाँ गायब हो गए हैं। और वो युग था जब मानव को पाप, दुख और दीनता एवं गरीबी का कभी सामना नहीं करना पड़ता था। लोगों को पता ही नहीं होता था कि गरीबी क्या होती है, दीनता क्या होती है, पाप और पुण्य पाप क्या होते हैं, इस बात का ज्ञान ही नहीं था। उस समय में मानव वृद्धावस्था से किससे ये दिया है, अपरिचित जरा मरण भूपात, और लोग अपरिचित थे, जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे जरा क्या होती है, बुढ़ापा क्या होता है, मरण क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, और भूपात अर्थात भूमि पर वज्रपात क्या होता है, मृत्यु की विभाषिका से मृत्यु के जो भयानक दृश्य है उससे पूर्णतः अपरिचित थे लोग। ये आपने इसकी व्याख्या सुनी है। अब आइएगा इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस काव्य सुंदर में सबसे पहले भाषा इसमें संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। देखिएगा रिद्धि, सिद्धि, सृष्टि, प्रथम उद्गार, ये आप शब्द जो दिख रहे हैं, स्वप्न, विश्व, संस्कृति, प्रथम, प्रभात, वेद विख्यात, सत्य, दुरित, दैन्य, ये जो आप देख रहे हैं, अपरिचित, भ्रू, ये सभी संस्कृत से लिए हुए, संस्कृत से मिले जुले शब्द हैं, अर्थात संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली कहलाती है। इसमें अलंकार देखिए, रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है इसमें। और आप देखिएगा एवं अनुप्रास अलंकार की मतलब सुंदर छटा है। देखिएगा इसमें जैसे बार है, उद्गार है, सुकुमार है, अपार है, प्रभात है, विख्यात है, ज्ञात है, पात है। तो इसमें आत आत देखिए, इसमें अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। रिद्धि सिद्धि में भी अनुप्रास अलंकार है। तो इसी के साथ ही इसमें आप देखिएगा रस कौन सा है, तो इसमें भयानक रस है। कौन सा रस है? भयानक रस। आप देखेंगे शब्द शक्ति कौन सी है इसमें, आप क्या बताएंगे शब्द शक्ति कौन सी है? तो शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। इसमें कौन सा काव्य का कौन सा गुण है, तो आप क्या बताएंगे? तो काव्य के गुण में इसमें ओज गुण है। कौन सा गुण है? ओज गुण। और छंद कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? छंद इसमें स्वच्छंद छंद है। तो इस प्रकार से आपने इस काव्यांश का अध्ययन किया है। और अब आगे लेकर चलते हैं। हाय, अगला देखिएगा, इसको आप पढ़ेंगे हमारे साथ। हाय सब मिथ्या बात, हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सोनी सांस, वही मधु ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, वही मधु ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल, शिहर उठती जीवन में भार, शिहर उठती जीवन में भार। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के परिवर्तन नामक कविता से उद्धृत है। इसकी रचयिता पंडित सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो ये छायावादी कवि हैं प्यारे बच्चों, और प्रगतिवादी युग के भी प्रवर्तक माने जाते हैं। हाय सब मिथ्या बात, अर्थात इसको अब आप देखिएगा कवि क्या कहना चाहता है, इसको प्रसंग में आप देखिएगा। कवि ने परिवर्तन की महत्ता और सत्यता का चित्र यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए पहले तो प्राचीन स्वर्णिम युग का चित्रण, अभी इसके पहले काव्यांश में आपने पद्यांश में पढ़ा था कि प्राचीन युग हमारा कैसा था, लेकिन अब आज की क्या स्थिति है, वर्तमान का दृश्य प्रस्तुत करते हुए सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि कवि प्रश्न करता है ये सब मिथ्या बात, अर्थात ये जो बातें आप प्राचीन युग की जो सुने हैं ये सब मिथ्या, असत्य और झूठी प्रतीत होती हैं। क्या अतीत के वे सब दृश्य झूठे थे? आज की स्थिति को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि कभी मानव इतना सुखी और संतुष्ट रहा होगा और उन बातों
को याद करके, उन बातों को याद करके अब ऐसा लगता है जैसे सुगंध से भरा हुआ बसंत शिशिर ऋतु में परिवर्तन होकर के निर्जनता में गहरी सांसें भर रहा हो, सूनी सांसें भर रहा हो, निर्जनता में सूनी सांसें भर रहा हो। अर्थात बसंत ऋतु के समान सुखद जीवन भी शिशिर ऋतु के समान सूने सूने अर्थात दुखी जीवन में बदल गया हो। वही मधु ऋतु की गुंजित डाल थी, अर्थात जो पहले बसंत ऋतु में भ्रमर समूहों के से गुंजायमान वृक्षों की जो शाखाएं थीं, जो अपने नव विकसित यौवन के भार से डालियां झुकी हुई थीं, फलों और फूलों से लदी होती थीं, आज अपनी निर्धनता को देख करके वो शिहर उठती हैं, सोचने के लगती हैं कि अब यह तो जीवन बन गया भार स्वरूप है, अर्थात यौवन भी भार के समान प्रतीत हो रहा है। अर्थात कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि समय परिवर्तनशील है और आज जो नदी वर्ष तक अर्थात अकिंचनता में निज तत्काल शिहर उठती जीवन में भार, अर्थात अकिंचनता माने अपने पास कुछ भी नहीं है, निज तत्काल अर्थात निज वैभव में भी शिहर उठती है, कांप उठता है पूरा जीवन, अर्थात आज भार स्वरूप लगता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, उपमा रूपक और मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकारों से परिपूर्ण है, रस इसमें भयानक है। रस कैसा है? इसमें भयानक रस है और इसमें भी शब्द शक्ति लक्षणा है और काव्य की गुण में ओज गुण है, इसमें काव्य के गुण में इसमें ओज गुण स्वच्छंद छंद है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं हम। आज वो देखेगा, बढ़िया सुंदर सा दृश्य है। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का संसार, जला देती संध्या सी ज्वाल, अखिल यौवन के रिंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल, केचुली कांस सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। ये हाहाकार शब्द जब आ जाता है तो आपके मन में कैसा फील होता है, कैसी अनुभूति होती है, आपको आप स्वयं में अनुभव करते होंगे कि कैसा ये हाहाकार शब्द जैसे ही आता है भयानक रस की उत्पत्ति को संकेत देता है। कवि स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इसमें भी संदर्भ वही जो आपको पहले बताया गया है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के परिवर्तन नामक कविता से उद्धृत है और इसकी रचयिता पंडित सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कवि वर्तमान दर्शन प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि कवि ने स्पष्ट किया कि समय कितना परिवर्तनशील है। आज देखिएगा पावस ऋतु में पावस नद के उद्गार हैं, अर्थात ये पावस ऋतु के समय आज वर्षा नदी वर्षाकालीन तीव्रता को प्रकट कर रही थी और अपनी बाढ़ से सब कुछ बहा करके ले जाती रही थी और वर्षा ऋतु बीत जाने पर वह नदी जलहीन हो जाती है, अर्थात उसमें पानी की कमी हो जाती है और वह नदी वर्षा बीत जाने पर जलहीन होकर के एक पतली सी धारा बन करके रह जाती है और काल का चक्र उसके तले रेत के झाड़ झंखाड़ आदि के रूप में प्रलय के चिन्ह केवल दिखलाई पड़ते हैं, वह चिन्ह छोड़ जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कभी वह सूखी नदियां भी उमड़कर बाढ़ के रूप में चारों ओर प्रलय ढाती हुई चढ़ी होगी। समय की परिवर्तनशीलता का उदाहरण देते हुए कविवर पंत जी कहते हैं कि परिवर्तन सदैव सुखों को दुखों में बदलता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे बताया कि किस तरह से
सुबह का जब समय होता है तो सोने की स्वर्ण की सी जैसी वो रश्मियाँ चारों ओर वो प्रातःकालीन सौंदर्य दर्शन करते हैं और किरणों से भर भर करके पूरा संसार सुनहला सुनहला रूप धारण करता है लेता है। किंतु दिन बीत जाने पर सायंकाल संध्या की ज्वाला अर्थात लाल लाल रोशनी उसे जला करके भस्म कर देती है। नर नारियों के देखिएगा हड्डियों में देखिएगा अखिल यौवन के श्रृंगार, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते हैं कंकाल अर्थात नर नारियों के जो मांसल शरीर था आज यौवन के संपूर्ण रंगों और उभारों के कारण अत्यंत आकर्षक और मनोरम लगते हैं, दिखलाई पड़ते हैं। वृद्धावस्था आ जाने पर यही शरीर आज देखिए आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा है, ये चिकने चिकने गाल हैं, काले काले बाल हैं और ये कितने सफेद मोतियों के जैसे चमकते हुए आपके मुख के अंदर ये दांत हैं और जब ये किसी के मुस्कुराते हुए चेहरे आप देखते हैं तो मोतियों के दांत देख करके आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनके वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन याद करें कि ये वृद्धावस्था आने पर क्या ये दांत रहेंगे? दांत भी गायब हो जाते हैं, आंखों की रोशनी क्षीण हो जाती है, ये काले काले बाल भी सफेद सफेद कैसे, ये कांस और सिवार कैसे कैसे दिखते हैं। तो वृद्धावस्था आने पर हड्डियों के कंकाल मात्र रह जाता है, ये मांस गायब हो जाता है और काले काले सांपों के समान ये चिकने लंबे घुंघराले बाल सांपों की केंचुली के समान हो जाते हैं। केंचुल जब सांप केंचुल छोड़ देता है तो सफ़ेद सफ़ेद सा बाहर पड़े होते दिखलाई पड़ते हैं और कांस के फूलों के समान सफ़ेद हो जाते हैं बाल। कांस में जैसे फूल सफ़ेद हो जाते हैं वैसे ये बाल भी सफ़ेद और काई के समान उलझे हुए दिखलाई पड़ते हैं। ये काई के समान उलझे हुए दिखलाई पड़ने लगते हैं। इस प्रकार सारा संसार में भी सभी के जीवन में 4 दिन ही सुख के होते हैं। सबके दिन 4 अर्थात अच्छे दिन आने वाले हैं माननीय मोदी जी के। उस अच्छे दिन कितने दिन के? 4 दिन के लिए होंगे और उसके बाद क्या होगा? फिर उनके जीवन में भयानक हाहाकार होता है अर्थात हाय हाय करके किस तरीके से उनका जीवन कठिनाई संघर्षपूर्ण और निरंकुशता में बदल जाता है। इस तरह से ये आपने काव्य की जो व्याख्या सुनी है और इसी व्याख्या पर आधारित इस काव्य सौंदर्य को जानने, भाषा इसकी संस्कृत में खड़ी बोली है, अलंकार इसमें रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार एवं अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है देखने को मिल रही है। रस इसमें भयानक है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भयानक रस है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, गुण इसमें ओज है और काव्य की गुण ओज है और छंद इसमें स्वच्छंद छंद है। इसी के साथ ये पद्यांश पूरा हुआ और अगला पद्य देखेंगे। ये पूरी वीडियो आपकी पूरी होती है और अवशेष इस परिवर्तन का जो अवशेष भाग है वो आगे के वीडियो में बताया जाएगा और तब तक आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, वीडियो को पूरी देखें और लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलें। जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा और नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। यही काव्य सौंदर्य आपको अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मिलेगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं कि परिवर्तन का अवशेष फिर हम पढ़ेंगे और इस पर आधारित पाठ पर आधारित प्रश्न ध्यान रखें, इसकी व्याख्या आप लिख करके लाइए और अभ्यास करिए, व्याख्या करना अपनी भाषा शैली में करिएगा। खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।